कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके मिड टर्म्स के एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ये सारे डायग्राम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना नहीं भूलें। स्टार्ट से लेकर एंड तक सबको अटेंड जरूर करिएगा। चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन बिना टाइम वेस्ट करे, एंड हियर वी गो। The very first question, identify and label the following structures in the stomata diagram: guard cells, stomatal pore, and explain the role of stomata। तो भाई ठीक है, guard cells बना लेते हैं। This is the guard cell, ठीक है। इसी गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस बना लिया हमने, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट बना लो भैया इसके अंदर। और क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल की प्रेजेंस देखी जाती है, तो वैक्यूल बना लो आप लोग, ठीक है। तो अब इसको लेबल कर लेते हैं। तो उसने कहा कि गार्ड सेल्स को लेबल करना है, तो दीज आर द 2 गार्ड सेल्स, एंड बीच का ये जो पोर देखते हो दैट इज नोन एज द स्टोमेटल पोर, दैट इज नोन एज द स्टोमेटल पोर। एंड अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो भाई ये जो स्टोमेटा होता है ना, इसका ये जो स्टोमेटल पोर होता है, यही ओपन एंड क्लोज होकर के एक्चुअली में आपके गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवाता है, गैसेस की एक्सचेंज करवाता है। तो कैसे होता है? जब भी H2O जो होता है आपके गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करने लग जाता है, तो गार्ड सेल्स जो होते हैं दे गेट स्वेल। गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं, और ये जो स्टोमेटल पोर होता है ये आपका ओपन हो जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब आपका पानी जो है इट मूव्स आउटसाइड, वाटर विल मूव आउटसाइड, तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। दीज गार्ड सेल्स गेट श्रिंक, और जब ये श्रिंक होते हैं तो ये जो स्टोमेटल पोर होता है आपका, ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका गार्ड सेल, और स्टोमेटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल्स होते हैं वही गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। क्लोजिंग ओपनिंग होती कैसे है? पानी की वजह से होती है। पानी जब गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, वो ओपन हो जाता है स्टोमेटल पोर, और जब गार्ड सेल्स में से पानी बाहर मूव करने लग जाता है तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर भी बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग, श्रिंकिंग और स्वेलिंग ही आपके स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल करता है, और उसी के थ्रू आपके गैसियस एक्सचेंज में मदद की जाती है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड लेबल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द डायग्राम एंड राइट फंक्शंस, ठीक है। एंड ऑल्सो लेबल द स्ट्रक्चर इन द डायग्राम सिस्टम वेयर एंजाइम्स आर सिक्रीटेड। तो भाई यहाँ पे दिया नहीं गया हुआ है स्पेस, लेकिन उसने क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक और इन सबको ही लेबल करना है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हैं, हम स्टमक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, दिस वन इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, और दिस वन इज योर स्टमक, है ना, दिस वन इज योर स्टमक। और उसने क्या बोला कि हमें वो स्ट्रक्चर्स लेबल करने हैं जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। तो भाई सबसे पहला तो अब यहाँ पे डायग्राम दिया होना चाहिए, बनाना नहीं है। सबसे पहला तो माउथ होता है, माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद भाई स्टमक, स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिन का सिक्रीशन करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस, पेनक्रियाज सिक्रीट करता है अपने अपने एंजाइम्स, दैट इज अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। तो ये सब आपके सारे एंजाइम्स हो गए जो अलग अलग स्ट्रक्चर अपने अपने अलग अलग रिलीज करते हैं। तो देखो यहाँ पे उसने ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे एक डायग्राम गिवन होना चाहिए, उसी डायग्राम में आपको ये सारे पार्ट्स को लेबल करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको डायग्राम दिया होगा, वो डायग्राम में आपको लेबल करना पड़ेगा। अभी तक ना ड्रॉ करने के लिए डायग्राम नहीं आया है, बट हाँ पार्ट्स को लेबल करने के लिए डायग्राम आते हैं। तो इसीलिए आपको मैं बोलती हूँ कि जब आप लोग डायग्राम बनाना सीखोगे तो आपको लेबल करना भी आ जाएगा,
जाएगा, क्योंकि आपको याद रहेगा कि भाई ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है। तो लेबलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं एंड साथ साथ में उन लेबल पार्ट्स के फंक्शंस भी पूछ जाते हैं। जैसे कि उसने अभी ग्लैंड्स के फंक्शन पूछ लिए कि कौन सा ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहा है, स्टमक क्या कर रहा है, पेनक्रियास क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे भी लेबल हो रहा है आपका ऑन द डायग्राम्स, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द डायफ्राम इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हाउ डज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो देखो भाई ये होता है आपका ट्रेकिया, जिसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। मैंने बहुत ही पतला सा बना दिया, इतना पतला तो नहीं होता है। ठीक है, ये आपके 2 रोज में बाइफरकेट हो जाता है और यहीं पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के नीचे डोम शेप स्ट्रक्चर आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आपके बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, जिस ब्रांचेस के एंड में क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ हमने एल्वियोलाई बना ली। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ट्रेकिया हो गया जिसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। ये क्या हो गए, लंग्स हो गए आप लोगों के। ये 2 स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपका ब्रोंकाई हो गया, मैं यहाँ पे एक ही को लेबल कर रही हूँ तो ब्रोंकस हो जाएगा। ये आपके ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे जो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और इसके एंड में क्या प्रेजेंट होती हैं, ये एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट डायफ्राम हो गया। ठीक है, अब देखो डायफ्राम वर्क कैसे करता है। डायफ्राम जो होता है ना डोम शेप्ड होता है, ऐसे यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आप ब्रीद इन करते हो, जब आप सांस अंदर लेते हो, आपने सांस अंदर ली, तो सांस अंदर जब आप लेते हो तो ये जो लंग्स वाला पोर्शन है इट मूव्स आउटवर्ड। लंग्स वाला जो पोर्शन है, रिब केज जो होता है आपका, इट मूव्स आउटवर्ड एंड लिफ्ट अपवर्ड। ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है एंड इट मूव्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल आता है। और ये जो डायफ्राम होता है ना आपका, ये डायफ्राम जो होता है फ्लैटन हो जाता है, इस तरीके से ये फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है और ये पार्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डायफ्राम का, जिस केस में वो फ्लैटन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी लंग्स की जो एयर कैविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज होने की वजह से बाहर से अंदर जो होती है हमारी हवा अंदर एंटर करती है। इसमें थोड़ा बहुत एयर प्रेशर, मेनली एयर प्रेशर का काम होता है कि हमें एयर प्रेशर रिड्यूस करना होता है आपका। तो जैसे ही एयर प्रेशर रिड्यूस होता है, बाहर से हवा आपकी अंदर मूव करने लग जाती है। तो डायफ्राम जो होता है अपना शेप चेंज करके, कॉन्ट्रैक्ट करके लंग्स की कैविटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बाहर से जो एयर होती है इट रश्ड इनसाइड। और इसके जस्ट अपोजिट में एक्सहेलेशन में होता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम वापस से रिलैक्स हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और रिब केज भी क्या हो जाते हैं, इट मूव्स डाउनवर्ड एंड गोज इनवर्ड्स। रिड्यूस हो गई एरिया, अंदर का स्पेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और हवा जितनी भी थी हमारे लंग्स के अंदर से वो बाहर मूव कर जाती है। तो इस तरीके से आपका जो लंग्स होते हैं और डायफ्राम होता है आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो, स्टडी द डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन प्रोवाइडेड बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। लेबल द पार्ट्स ए बी सी। कौन सा फंक्शन है जो इम्पल्सेस, पार्ट ए इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पार्ट बी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्ट सी इन द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो भाई ए क्या है, ये हमारा डेंड्राइट्स हैं जिसपे आपकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन वेरी फर्स्ट। ठीक है, फिर आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपके सेल बॉडी पे जाती है। सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, बी पोर्शन पे, दैट इज योर एक्सॉन पे जाती है। और एक्सॉन के बाद ये लास्ट में कहाँ जाती है, एक्सॉन की एंडिंग पे जाती है। ठीक है, तो दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रैवल करवाता है। एंड लास्ट में आपका ये जो सी है, यहीं पे ही एक्सॉन एंडिंग पे ही आपके केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर्स बोलते हैं। यही न्यूरोट्रांसमिटर्स जो होते हैं आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल्स में चेंज करते हैं। इट चेंज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू केमिकल, और यही केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं साइनैप्स के थ्रू पास ऑन होकर के नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे मूव करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो होता है पूरा नर्व इंपल्सेस, पूरी आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रैवल होती है। ठीक है,
तो ए जो थी वो आपकी सेल बॉडी थी, वहां पे ए जो है वैसे ए सेल बॉडी नहीं मेंशन था, वहां पे डेंड्राइट मेंशन था, तो हमने ए को डेंड्राइट मेंशन किया है, यहाँ पे सेल बॉडी मेंशन है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बी जो है वो एक्सॉन होता है एंड डी वहां पे सी गलत मेंशन है, दिस इज गलत मेंशन, रॉन्गली मेंशनड है, क्योंकि ए यहाँ पे डेंड्राइट होगा, बी यहाँ पे एक्सॉन होगा और सी वहां पे एक्सॉन की एंडिंग होगा, वहां पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे गलत लिखा हुआ है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ना कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को भर भर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, रिसोर्सेज लेने होते हैं, तो अब मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो फ्री रिसोर्सेज जहाँ पे आपको एक पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आप यहाँ पे आराम से हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो चाहे SST हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस ही क्यों ना हो, सबके 5 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, बस आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करना है। उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, मिड टर्म क्रैश कोर्सेज, इस लिंक पे क्लिक करना एंड आपकी ये PDF ओपन होकर के आ जाएगी, सॉरी, ठीक है, ये आपका लिंक है, इसी लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये PDF ओपन होकर के आ जाएगी, इस लिंक पे क्लिक करोगे एंड ये खुल गई आप लोगों की एक्सेल शीट, ठीक है। ये देखो मिड टर्म की टेस्ट सीरीज, सारे के सारे 5-5 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन इनके अंदर आंसर्स भी अवेलेबल है, आंसर्स के लिए भी आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं इधर उधर से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पे ही अवेलेबल है। तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है ये फ्री रिसोर्सेज को यूज करने का, यूज करके खत्म करिए, प्रैक्टिस करिए, मिड टर्म्स में फोड़िए। और इससे अच्छी चीज अगर आपको और जाननी है तो थोड़ी देर में बताऊंगी, सरप्राइज रहने वाला है, ठीक है, बस जानने के लिए बने रहिएगा। चलो तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेबल द पार्ट्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द साइनैप्टिक ट्रांसमिशन एट दिस जंक्शन। तो देखो होता क्या है, ये आपकी प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। इसके पास ना बहुत सारे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, दीज आर द वेसिकल्स, दीज आर द वेसिकल्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आती हैं तो ये न्यूरोट्रांसमिटर्स जो होते हैं क्या कर देते हैं, ये वेसिकल्स जो होती हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स को रिलीज कर देती हैं, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमिटर्स को रिलीज कर देती हैं, यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपके केमिकल सिग्नल में चेंज हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका साइनैप्स, ये क्या है आपका, दिस इज द पोर्शन साइनैप्स, ये आपका क्या है, जंक्शन है, इसी के थ्रू आपकी सारी केमिकल सिग्नल्स नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाकर के वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसको हम पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा जो नर्व ट्रांसमिशन होता है वो होता है आपका, और ये आपके बुक में बना हुआ है, ये आपकी मसल्स हैं साइनैप्टिक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलेंगे। जैसे ही आपकी साइनैप्टिक वेसिकल्स एक्टिवेट होती हैं, ये न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज होती हैं, रिलीज करते हैं, जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाकर के अटैच हो जाती है या फिर आपके मसल पे जाकर के आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरीके से आपका सारा जो है इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल के फॉर्मेट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ठीक है। चलो moving ahead with the next question, identify the label parts responsible for regulating basic body functions जैसे कि breathing, heart rate and blood pressure. Name the part of the brain primarily associated with voluntary muscle movement and coordination, ठीक है, and which structure in the brain is responsible for processing sensory information such as touch, taste and temperature. अब देखो यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्रेन का डायग्राम दिया जाएगा जिसमें आपको ये सारे पार्ट्स को लेबल करना है, और आप ये तभी लेबल कर पाओगे जब आपको उनके फंक्शंस के बारे में पता होगा। आप लोग को पता है ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, दीज आर द इनवॉलेंट्री एक्शंस, दीज आर द इनवॉलेंट्री एक्शंस। और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा तो आप तब पहचान पाओगे ना जब आपको पता होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको पार्ट लेवल करना है ब्रेन का, जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, वॉलेंट्री मसल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके लिम्स में, हाथों और पैरों में, और हाथों पैरों का बैलेंस
और पोस्चर, हमारे चलने फिरने का बैलेंस और पोस्चर कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम विच इज द पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन, विच इज द पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन, ठीक है। Which structure in the brain is responsible for processing sensory information such as taste, temperature, और ये करता है आपका hypothalamus, which is a part of your forebrain, which is a part of your forebrain। ये होता है आपके forebrain का part, ठीक है। चलो, label the parts in the longitudinal section of a flower, describe the pollen germination and the role of the pollen tube in fertilization। तो यहाँ पे आपको वो डबल फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये हो गया आपका पॉलन ग्रेन, ये हो गई आपकी स्टिग्मा जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके ये स्टिक होता है। दिस इज योर पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी स्टाइल हो गई, लंबा सा पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट ओवरी हो जाता है और अंदर वाला जो पोर्शन है वो आपका ओव्यूल हो जाता है, ठीक है। ये दो मेल जो है, ये दोनों जो मैंने बनाए हैं, दीज आर द मेल गैमीट्स, दीज आर द मेल गैमीट्स। दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, याद रखना ये चीज। ये जो तीन होते हैं ना, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स। और ये जो दो होते हैं इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। एंड लास्ट में आपका ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द एग, है ना, दिस इज द एग जो कि फीमेल गैमीट है। तो अब होता क्या है, आपका एक मेल गैमीट आपके एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। एंड रिमेनिंग एक ये जो बचा हुआ मेल गैमीट होता है, रिमेनिंग एक जो ये बचा हुआ मेल गैमीट होता है, ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है, विच इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब आपका फर्टिलाइजेशन होती है, ग्रोइंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन और ये डबल फर्टिलाइजेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑन द डायग्राम। ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम में लेबल करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती हैं आपकी ओवरी हो जाती है, ये क्या हो जाती है फेलोपियन ट्यूब हो जाती है, जिसको हम ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज मिडिल पोर्शन इज यूट्रस, दिस पोर्शन इज सर्विक्स एंड दिस पोर्शन इज वजाइना, ठीक है। तो यही सब मेंशन करना था, हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। चलो, moving ahead, label the parts of the human circulatory system on the provided diagram: aorta, pulmonary artery, pulmonary vein, left atrium and left ventricle। ठीक है भैया जी, तो ये हो गया आपका left ventricle, this is left atrium, this is right atrium and this is right ventricle, ठीक है। उसके बाद ये हो जाती है आपकी aorta, ठीक है। ये हो जाती है आपकी pulmonary vein, these are lungs, ठीक है। ये हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी एंड ये हो जाती है आपकी वेना कावा, ठीक है। यही मेंशन करना था, लो कर दिया भाई, कर दिया, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस एंड राइट अंडर व्हाट कंडीशन इट इज कैरीड आउट। तो डायलिसिस पता है किस में होता है? डायलिसिस ना उन पेशेंट्स में होता है जिनकी किडनी क्या हो गई होती है, डैमेज हो गई होती है, ठीक है। और किडनी का क्या काम होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, किसके फॉर्मेट में? यूरिन के फॉर्म में,
ठीक है। तो अब भाई होता क्या है, जो किडनी पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी खराब हो गई होती है, उनका नाइट्रोजनस वेस्ट ठीक से फिल्टर नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एक आर्टिफिशियल सिस्टम यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है, जिसको यूज करके वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में से, उनके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो देखो होता क्या है, इस तरीके का सेटअप होता है, उनके आर्टीरियल साइड से, किस साइड से, आर्टीरियल साइड से उनका ब्लड निकाला जाता है, ठीक है, उनका आर्टीरियल साइड से ब्लड निकाला जाता है और एक मशीन में भेजा जाता है जिसको हम डायलाइजर बोलते हैं। इसके अंदर ना डायलिसिंग फ्लूइड की प्रेजेंस होती है, क्या प्रेजेंट होती है, डायलिसिंग फ्लूइड की प्रेजेंस होती है, जिसका कंटेंट ना एकदम सेम टू सेम ब्लड की तरह होता है। जैसे ब्लड में, हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होगा और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट भी होंगे, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ करके सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो जब भी आपका ब्लड इन्हीं डायलाइजर से मूव होता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू आपका जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है आपके इस पेशेंट के ब्लड में से निकल करके इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चला जाता है। अब उसके ब्लड में से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट हट गया, इस ब्लड को वापस से पंप बैक कर दिया जाता है उनके वेन के साइड से, वेन साइड से उसका पूरा का पूरा ब्लड वापस से उनकी बॉडी में भेज दिया जाता है, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है एज कंपेयर टू वीनस ब्लड। तो इस तरीके से जिन पेशेंट्स की किडनी डैमेज हो गई होती है, फेलियर हो गई होती है, वो फिल्टर नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, फिल्टर ब्लड को नहीं कर सकते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में वेस्ट और ब्लड टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लग जाते हैं। उस पूरे टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए डायलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस फ्लूइड उनके ब्लड में से रिमूव किया जाता है इस हीमोडायलिसिस के प्रोसेस से। हीमो का मतलब ब्लड, ब्लड में से हम क्या कर रहे हैं, डायलिसिस कर रहे हैं, उसकी बॉडी में से, ब्लड में से हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस आपके किडनी पेशेंट में होता है। अब तक मैंने एक बार इसका केस बेस्ड क्वेश्चन देखा है तो आपके आ सकता है। और अभी मैं आप लोगों को बोल रही थी मुझे आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज देना है, तो देखो आप सब लोगों का है, एक बात बता देती हूँ। देखो मिड टर्म के जहाँ पे वो इंटरनल मार्क्स डिसाइड होते हैं, साथ साथ में ये भी डिसाइड होता है कि क्या आपका बोर्ड्स का एग्जाम अच्छा जाने वाला है। यही मिड टर्म्स आपका आधा प्रिपरेशन करवाते हैं, यही मिड टर्म्स आपका बोर्ड्स का सिलेबस भी बिगाड़ते हैं। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, बच्चों को यूजुअली ये चीज़ नहीं समझ में आती है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं, है ना। उनको लगता है भाई मिड टर्म्स हैं, स्कूल में हो रहे हैं, हम पास हो जाएंगे। और जहाँ वो पास नहीं होते या पास हो भी जाते हैं तो उनके मार्क्स नहीं अच्छे आते, जो उनके बोर्ड्स के रिजल्ट को अफेक्ट करता है। तो आज हम सब आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर के आए हैं जिससे मैं डेफिनेटली गारंटीड आपको बता सकती हूँ कि आप मिड टर्म्स में फोड़ने के लिए 101% रेडी हो जाएंगे। और वो कुछ नहीं है, हमारे साथ ही होने वाला है। आपका कुछ नहीं, आपको बस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, द्रोणा के लिंक पे क्लिक करना है। और ये द्रोणा जो है आपका और कुछ नहीं, आपकी मोस्ट अवेटेड सीरीज है, दैट इज अ मिड टर्म क्रैश कोर्स, जो आपके 15 डेज के लिए होने वाला है, जहां पे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की, एसएसटी की, सबकी अलग अलग क्लासेस होने वाली हैं, सबका रिवीजन होगा, जो मिड टर्म्स का सिलेबस आपका आने वाला है। हर एक चीज फिंगर टिप्स पे आपको रट जाएगी। हम यहाँ पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे इस मिड टर्म के क्रैश कोर्स में करने वाले हैं। और ये मिड टर्म का क्रैश कोर्स 2 सितंबर तक बस लास्ट है। उसके बाद जब इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपकी चीज़ें मिस हो सकती हैं। आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस मिड टर्म के टेस्ट सीरीज को, कोर्स को ज्वाइन करने का, हमारे साथ अपने मिड टर्म्स में फोड़ने का। ये जो कोर्स है आपका, ये 2000 रुपये का है, बट अगर आप मेरा यहाँ पे कूपन कोड इस्तेमाल करोगे, अगर आपने मेरा कूपन कोड यूज़ किया दैट इज़ KB50, तो ये आपको मात्र और मात्र 999 रुपये में मिल जाएगा। और यहाँ पे 15 दिन में आपकी 21 क्लासेस होने वाली है, जिसमें मैथ्स की क्लासेस अलग, फिजिक्स की क्लासेस अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग और एसएसटी की क्लासेस आपको अलग मिलने वाली हैं। सब वहाँ पे प्रैक्टिस होगा, सारे पीवाईक्यू, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपके डाउट सॉल्व होंगे। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है बेटा। मैंने आपको बता दिया कि आपके मिड टर्म्स के मार्क्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर वो खराब होंगे तो आपका बोर्ड्स का रिजल्ट डेफिनेटली खराब हो सकता है। और अगर आपने ये ज्वाइन कर लिया तो मिड टर्म्स में जहां आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूं, वहां पे आपके जो
बोर्ड्स का एग्जाम है ना वो 95 प्लस से ऊपर आपका रिजल्ट आने वाला है। और जो बच्चे हमारे आकार बैच में हैं उनके लिए तो ये द्रोणा कोर्स बिल्कुल फ्री है। आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि किस तरीके से वो आकार बैच को ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़ते हैं, उनका हर एक डाउट क्लियर होता है। हम आपको उन्हीं क्लासेस में अनकैम और अनम्यूट करके आपसे डाउट सॉल्व कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इतनी सब चीजें आपको मिल रही हैं आपके मिड टर्म्स में फोड़ने के लिए, और क्या चाहिए भैया जी। तो बस अब जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे हम सारी अपडेट्स देते हैं। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।